जय हिंद मित्रों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और आप जो जो डेली छोटा छोटा टारगेट कर रहे होंगे उसको अचीव भी कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म ट्रिपल आर गुरुकुल की तरफ से आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं। आपके करंट के भी वीडियो आगामी वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको मैंने 10 क्वेश्चन का केवल मॉक टेस्ट कराया था, उसमें 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर थे। उसी क्रम में मैं आपको आज 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आया हूं और ये भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटान को रोकने में मदद करता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में जो मिट्टी कटान को रोकने के लिए इनमें से कौन सा सिस्टम है मदद कर रहा है आपका। पहला है शेल्टर बेल्ट, बी ऑप्शन है आपका समुच्चय जुताई, सी ऑप्शन है आपका कृषि वानिकी और डी ऑप्शन है आपका पट्टीदार खेती। अब इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट ये क्या होता है। शेल्टर बेल्ट जो होता है इसको अच्छे पट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको अच्छे पट्टी भी कहते हैं। और ये जहाँ पे राजस्थान और तटीय जो राज्य हैं वहां पे ये सिस्टम होता है, ये बेल्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका खेत है उसकी मान लीजिए ये पेड़ है, मैंने आपको पेड़ बना दिया। अब पेड़ के अगर इधर से हवा आ रही है तो पेड़ इधर लगाया जाता है और उसके समझ जो पीछे यहाँ पे मान लीजिए खेती हो रही है, जानवर है, तो उससे सुरक्षित रहते हैं। मतलब हवा से जो कटान होनी है वो नहीं होती है। दूसरा जो आपको बता दिया है कि राजस्थान और तटीय प्रदेश जो है वहां पे ये सिस्टम यूज होता है। दूसरा है समुच्चय जुताई। ये समुच्चय जुताई भी भूमि प्रबंधन का एक तरीका है और ये आपके पहाड़ों पे होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे समुच्चय जुताई की जाती है। पानी के बहाव से, ध्यान रखिएगा, पानी के बहाव से जब मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, वहां पे समोच्च जुताई की जाती है। ये भी लगभग उत्तराखंड और हिमाचल में होता है। ये आप मानिए पानी से जो भूमि प्रबंधन का एक प्रकार है, जुताई है, ये आप समझ सकते हैं। तीसरा है आपका कृषि वानिकी। कृषि वानिकी पूरे देश में होता है। कृषि वानिकी एक प्रकार का कृषि सिस्टम है जिसमें कृषि के साथ साथ वानिकी मतलब वन मतलब वृक्ष और झाड़ी, ये सब इसके साथ जो है लगाया जाता है ताकि मृदा का अपरदन रुके और जो मृदा है वो सुरक्षित रहे और फसल का नुकसान ना हो, मृदा का नुकसान ना हो। आपका जो पट्टीदार खेती है इसको बच्चों, इसको जो है सीढ़ी नुमा खेती के नाम से भी जाना जाता है और सोपान खेती भी कहते हैं। ये इसको लिख दीजिए आप, सीढ़ी सोपान खेती भी कहते हैं। और ये यहाँ पर सीढ़ीदार और सोपान खेती के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है द्वैध शासन, बी ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार और सी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट और डी है आपका इल्बर्ट बिल। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था और इसको ही भारत परिषद अधिनियम के तहत आया था। भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या था कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना की बात की गई थी कि इसमें क्या होगा कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का स्थापना होगा और इसमें मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे। आपका जो द्वैध शासन है ये 1999 में आया था और द्वैध शासन जो है इसमें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में। और द्वैध शासन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट आपका 1999 में आया था और इसको ही काला कानून, बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट एक अंग्रेजी व्यक्ति था, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसके द्वारा ये जो है रॉलेट एक्ट लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था जिसमें अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इल्बर्ट बिल आपका 1883 में आया था सर इल्बर्ट बिल के नाम से। इसको न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था। नस्लीय भेदभाव का मतलब है कि वहां पर जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था, जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अमेरिकी वादियों या प्रतिवादियों का केस नहीं लड़ पाते थे और अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल को ही
भारतीय इतिहास में एक तरह से नस्लीय भेदभाव का जो भारतीय जज थे वो फेस करते थे, और इस बिल को ही अंग्रेजों ने काला कानून कहा था। मतलब यूरोपीय जो थे, इल्बर्ट बिल को काला कानून कहा था यूरोपियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन है आपका राज्यसभा। राज्यसभा को ही भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा जो आपकी आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 से होती है, और राज्यसभा ही आपका अस्थाई सदन होता है, और राज्यसभा आपका स्थायी सदन कहा जाता है, और ये आर्टिकल 80 के तहत होता है। आपका लोकसभा आर्टिकल 81 से है। लोकसभा इसको निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा आपका आर्टिकल 168 के तहत होता है, और विधानसभा सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यूपी में हैं, और इसमें विधानसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये भारत के 6 राज्यों में है। मैं उसका आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, 6 राज्यों में है, और इसका जो शॉर्टकट है ये देखिए, यू एम ए बी टेक मतलब आपका यू से यूपी हो गया, एम से आपका हो गया एमपी हो गया, ये से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और बी से आपका बिहार हो गया, और टी से आपका तेलंगाना हो गया, और के से कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। आपने राज्यसभा में आर्टिकल 30 अस्थायी सदन कहा जाता है, और लोकसभा आर्टिकल 81 निम्न सदन कहा जाता है, और विधानसभा जो है आपकी आर्टिकल 168 है, और भारतीय संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। आप एक फैक्ट और याद रखिए कि संसद जो है आपका आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, और संसद में आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये आपको ये फैक्ट सारे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान जो है, इसका पहला ऑप्शन है बांसुरी, और बी ऑप्शन है सरोद, और सी ऑप्शन है शहनाई, और डी ऑप्शन है संतूर। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सरोद। अब उस्ताद अमजद अली खान ऐसे वाद्य यंत्र के वादक हैं सरोद के, इनको भारत के पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तीनों इनको मिला हुआ है। इसके इन तीनों पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बांसुरी के हैं हरिप्रकाश चौरसिया जी हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, और आपके शहनाई के हैं बिस्मिल्लाह खान, और आपके संतूर के हैं शिव प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 32 और 226 अनुच्छेद, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152, और आपका अनुच्छेद 21 और 446। ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 में आपको मूल अधिकार के संवैधानिक उपचार के बारे में है। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते। 226 जो आर्टिकल है आपका, 226 में आपको मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार का संरक्षण देता है। कानूनी अधिकार का संरक्षण आपको हाई कोर्ट से मिलता है। कहां से? हाई कोर्ट से। ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 आपको पता है भेदभाव का अंत से संबंधित है, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भेदभाव। और अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति के संबंध में है, परामर्श शक्ति के संबंध में है। आपका ये आर्टिकल 17 भेदभाव का अंत से संबंधित है, और आर्टिकल 143 जो है राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति से संबंधित है, कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कानूनी जो भी परामर्श लेना चाहे वो ले सकता है। ऑप्शन आपका जो 44 है, अनुच्छेद 144 है, अनुच्छेद 44 में जो है आपका यूसीसी के संबंध में है। यूसीसी का मतलब है समान नागरिक
संहिता के संबंध में है कि सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो। अनुच्छेद 152 जो है आपको, अनुच्छेद 152 आपका राज्यों की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो आपका आता है, अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में है। ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। और यूसीसी जो लागू करने वाला, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो गोवा है। कौन है? गोवा राज्य है। उम्मीद है आप लोग को इतनी सारे फैक्ट लर्न हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? इसमें पहला ऑप्शन आनंद भट्ट, दूसरा है जयचंद, और तीसरा है बल्लाल, और तीसरा है बाणभट्ट, चौथा है बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ही हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता है। हर्षचरित में हर्ष के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में ही बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। आनंद भट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। और एक चीज, एक फैक्ट इस पे ये है कि आनंद भट्ट अलंकार ज्ञाता थे। क्या थे? अलंकार ज्ञाता थे। जयचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। जयचंद की कई कहानियां भी है, पृथ्वीराज चौहान से भी है, मोहम्मद गौरी से भी है। लेकिन जयचंद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट अपडेट कर दे रहा हूं, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयचंद जो है ये गाहड़वाल वंश से संबंधित था। इसका जो कार्यकाल था 1170 से 1194 में था। और जयचंद के 1194 चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी से, उसमें इनकी पराजय हो गई थी और युद्ध स्थल पे ही ये इनको मोहम्मद गौरी द्वारा मार दिया गया था जयचंद को। और चंदावर आपका पड़ता है इटावा जिले में। इटावा कहाँ है? इटावा यूपी में है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जयचंद की जहां बात आती है वहां तराइन का युद्ध भी आता है। तराइन के युद्ध जो आपको 2 तराइन का युद्ध हुआ 1191 में, ये हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। और यहीं से ही मुस्लिम जो राजाओं का वर्चस्व हुआ वो कायम होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, उम्मीद है आप लोग इतना फैक्ट देखे होंगे और लर्न भी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? आपको राजवंश का नाम बताना है। पहला है पेशवा वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और पांडु वंश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश इसने ही अपने सिक्कों पे किसका, अपने शासकों का क्या किया था? चित्र लगाया था। सातवाहन वंश में जो सबसे पहले जो किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। शासकों पे पहला जो सिक्कों पे शासकों का जो चित्र अलंकृत कराया था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने सिक्कों पे अपने शासकों का चित्र अलंकृत करवाया था, तो वो था इंडो यूनानी राजा जो थे। सबसे पहले जो है सिक्कों पे शासकों का चित्र डलाए थे इंडो यूनानी। तो आपको उम्मीद है कि सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो आपको इंडो यूनानी शासकों के बारे में ही बताना पड़ेगा कि जिन्होंने सिक्कों पर अपने शासकों का चित्र गुदवाया था या अलंकृत कराया था। और पेशवा में तांबे की सिवराई बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये एक सिक्का था। और चांदी के रुपए भी पेशवाओं ने चालू किया था। राष्ट्रकूट और सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए थे, सातवाहन वंश ने। और आपको याद रखना का राष्ट्रकूट वंश का जो शासक हुआ जिसने स्थापना की राष्ट्रकूट वंश की, वो था दंतीदुर्ग था। और इन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलवाए और उन स्वर्ण के सिक्कों पे गरुड़ का चित्र अलंकृत कराया। पांडवंश में तीनों सिक्कों का प्रचलन हुआ, चांदी और स्वर्ण और तांबा तीनों। आपको यहाँ स्वर्ण, चांदी
और तांबा, तीनों सिक्कों का जो चलन हुआ वो पांडव वंश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? भोटिया जनजात कहां पाई जाती है? ये ऑप्शन में दिया गया है, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भोटिया और गौड़ ये जनजातियां पाई जाती हैं और ये यूपी में भी पाई जाती हैं कहीं कहीं। राजस्थान में भील और मीणा, महाराष्ट्र में भील भी पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में भील और कोरकू। भील सबसे पुरानी जो है अनुसूचित जनजात मानी जाती है, अनुसूचित एसटी जो जनजाति है उसको माना जाता है कि भील जो है सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थल रुद्ध देश है? मतलब लैंड लॉक कंट्री बताना है। ऐसा कौन सा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो जिसका जो सीमा है वो समुद्र से नहीं मिलता है, उसके चारों तरफ स्थल है, मतलब देश हैं, और उसका मतलब ये समझिए समुद्र से उसकी सीमा नहीं लगती है। इसका जो ऑप्शन है पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील और पेरू। इसका जो सही आंसर होगा वो पराग्वे होगा। क्या होगा? पराग्वे। दक्षिण अफ्रीका में केवल मात्र 2 ही देश ऐसे हैं, दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक देश हैं। वो 2 देश हैं, पहला है पराग्वे और जो दूसरा है आपका बोलीविया। ये दो देश ऐसे 2 देश हैं जो लैंड लॉक देश है, स्थल रुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका में। और आपका जो है दक्षिण अमेरिका को पहले लैटिन अमेरिका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लैटिन अमेरिका। ये फैक्ट याद रखिएगा आप, लैटिन अमेरिका भी कहा जाता था। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसको एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है, 7 देशों से दक्षिण अमेरिका की जाती है। इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग केबीसी ओबीसी देखते होंगे। केबीसी क्या था, उसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। और मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूं, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मैं लिख रहा हूं आपको, अभी मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं कि इस ट्रिक से आप 7 के 7 देश बस चुटकियों में याद कर लेंगे। कैसे? जैसे केबीसी, बीआईपी और ऑप्शन ये। केबीसी का बीआईपी जो है उसका ऑप्शन ये। केबीसी का के का मतलब है आपका कोलंबिया, बी का मतलब है आपका बोलीविया, सी का मतलब है आपका चिली, बी से आपका होगा वेनेजुएला, आई से मतलब है इक्वाडोर, पी से मतलब आपका पेरू, और ये से आपका जो ऑप्शन है, ये से जो आपका पड़ता है वो है अर्जेंटीना। ये आपके एंडीज पर्वतमाला इन 7 देशों से होके गुजरती है। वो 7 देश जो है आपके केबीसी बीआईपी ऑप्शन ये आप ऐसे इस तरह से लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको 2 शॉर्टकट बताए हैं। जो पहला वाला बताया है उम्मीद है आपको याद होगा, UMA और क्या बताया था, एमटेक बताया था आपसे। वो विधान परिषद और विधानसभा जिस प्रदेशों में चल रही है उसका एक शॉर्टकट था। और ये एंडीज पर्वतमाला जहां से किन किन देशों से जाती है वो है केबीसी बीआईपी ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दक्षिण अमेरिका की जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत विस्तार से बताएंगे और मैप और जो उसका शॉर्टकट जितना बन सकता है, जो फैक्चुअल है, जो आपको परीक्षा में सीधे आ सकते हैं, उन चीज़ों को आपको हम सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा नहीं है? थेलोफाइटा का क्या मतलब है? थेलोफाइटा का मतलब है जिसमें तना, जड़, पत्ती। ये थेलोफाइटा ऐसा पौधा होता है जिसमें तना, जड़ और पत्ती तीनों एब्सेंट होते हैं। वो जो ऑप्शन है इसमें चारा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स और फ्यूनेरिया है। इसका जो सही आंसर हमको ये बताना है कि इसमें से कौन थेलोफाइटा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्यूनेरिया नहीं है। और आपका जो ये तीनों चारा, आपका चारा, उल्वा और यूलोथ्रिक्स, ये जो 3 के 3 है ये सब थेलोफाइटा है। और ये क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। अब ये ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा वो होता है जिसमें क्या जड़ तो हो लेकिन अल्प विकसित हो। क्या हो? अल्प विकसित हो। क्या हो? जड़ क्या हो? वायरोफाइटा में जड़ जो है वो अल्प विकसित होता है और इसमें
फाइलम, फाइलम और जाइलम और फाइलम नहीं होता है, जाइलम और फाइलम नहीं होता है। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, फ्यूनेरिया कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। ये मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन का था। अब हम लोग आपके सामने मॉक टेस्ट रेगुलर कराएंगे, उसके साथ साथ आपको अगली क्लास में करंट अफेयर की भी क्लासेस चलेंगी। इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।